नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26। इन तीन क्वेश्चनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति का कार्यालय। इस टॉपिक से हर बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इससे पहले हमने 23 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर पहले बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 24 नंबर का। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अपनाया जाता है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्वाचित सदस्य, और साथ में दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली एवं पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में कब जोड़ा गया। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 1 जून 1995 को दिल्ली एवं पुडुचेरी को निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में जोड़ा गया। अब आगे हम देखते हैं, इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों से युक्त होता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों से युक्त होता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये निर्वाचन अधिनियम 1952, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, इस अधिनियम में 1997 में संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होने चाहिए, तथा जमानत की राशि 15,000 रुपये की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। इनको कब जोड़ा गया, कब संशोधन किया गया, 1997 में। जमानत राशि 15,000 रुपये की गई। यदि किसी उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर का। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है। इसका सही आंसर होगा निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है और उसका निर्णय अंतिम होता है। आगे हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय के समक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर राष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर प्रश्न उठाते हुए निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाएगी। तो दोस्तों, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर राष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर प्रश्न उठाते हुए निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाएगी।
इसके बाद याचिका प्रस्तुत नहीं की जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर का, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए को, राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रदान करेगा, अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा, ये सही है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो दोस्तों ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, यहाँ पर उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ऑप्शन सी, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 56 में है कि राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है या कार्यकाल है। अनुच्छेद 56(1), राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 56(1) क, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। दोस्तों आप देख सकते हो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अनुच्छेद 56(1) ख, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 56(1) ग के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो दोस्तों इस अनुच्छेद 56 से ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो। और एक अनुच्छेद 61 से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 56(2), उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके यानी उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। अनुच्छेद 56(2) में यह बात लिखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 61, इसमें महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। तो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का आधार क्या होता है? संविधान का अतिक्रमण। आरोप कौन सा सदन लगा सकता है? राष्ट्रपति पर आरोप कौन सा सदन लगा सकता है? संसद के दोनों सदनों में से कोई भी। कैसे प्रारंभ किया जाता है? तो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को कैसे प्रारंभ किया जाता है? आरोप लगाने वाले सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना देना, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्व सूचना की अवधि कम से कम 14 दिन। आरोपित करने का तरीका क्या है? आरोपित करने का तरीका है उस सदन जिसने आरोप लगाया है कि कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प के द्वारा आरोप पारित किया जाता है। 2/3 बहुमत द्वारा आरोप को पारित किया जाता है। पारित करने का ये तरीका है कि उस सदन जिसने आरोप लगाया है उसकी कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प होना चाहिए। जांच कौन करता है? जांच की प्रक्रिया क्या है? जांच दूसरा सदन, आरोप लगाने वाला सदन नहीं होता। अगर लोकसभा ने आरोप लगाया है तो राज्यसभा इसकी जांच करेगा। अगर राज्यसभा ने आरोप लगाया है तो लोकसभा इसकी जांच करेगा, अथवा उसके द्वारा नियुक्त या अभिहित न्यायालय या अधिकरण या निकाय के द्वारा जांच की जाती है। जांच करने वाला सदन का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? संबंधित सदन का सभापति या अध्यक्ष होता है। परिणाम का प्रभाव क्या होता है? संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। और दोस्तों अभी तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग से नहीं हटाया गया है। तो इस प्रकार आज हमने ये
तीन क्वेश्चन 24, 25 और 26 राष्ट्रपति के कार्यालय टॉपिक से पढ़े हैं। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।